इमेजिन करो कि आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसका सिंस इंसेप्शन रिटर्न 20% से भी ज्यादा रहा हो एंड कंसीडर द बेस्ट मिड कैप फंड इन इस कैटेगरी। आपकी 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी फॉर 11 ईयर्स, तो आपके फाइनल कॉर्पस 45 लाख रुपए भी ज्यादा हो जाते हैं। बट सडनली इस फंड में कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिले हैं जिसकी वजह से फंड ने पिछले 2 सालों से ना नेगेटिव रिटर्न्स दिए एंड कंसीडर एज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड इन इस कैटेगरी। यस, मैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बारे में बात कर रहा हूँ, जिस फंड 34,000 करोड़ से भी ज्यादा आईओ मैनेज करता है एंड 15 सालों से ना 20% से भी ज्यादा के सीएआर से रिटर्न दिए एंड 5 साल के टाइम फ्रेम ना मिड कैप कैटेगरी में रिटर्न्स के मामले टॉप पर आता है। पर बीते 2 सालों से साथ इस फंड के साथ हुआ क्या है जिसने हर इन्वेस्टर को शॉक कर दिया एंड कंसीडर वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड इन इस कैटेगरी। सो व्हाट रियली वेंट रॉन्ग? क्या म्यूचुअल फंड मैनेजर ने कुछ गलतियां की हैं जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर को खामियाजा भुगतना पड़ा है? क्या जो मोतीलाल ओसवाल की जो स्ट्रेटजी है बाई राइट एंड होल्ड राइट, वो स्ट्रेटजी फेल हो गई है? आज इस वीडियो में ना इस फंड के बारे में ना बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करूंगा विद फैक्ट एंड फिगर्स कि कैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ना बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट परफॉर्मिंग फंड इन इस कैटेगरी। बाय द एंड ऑफ इस वीडियो आपको बहुत ही क्लियरिटी मिल जाएगी कि इस फंड ने अंडर परफॉर्म क्यों किया, ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से फंड अंडर परफॉर्म रहा है एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल नो दैट कि इस म्यूचुअल फंड में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करनी चाहिए या एग्जिट लेनी चाहिए। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एक इक्विटी फंड है जो मिड कैप कंपनीज में पैसे को इन्वेस्ट करता है रेंजिंग फ्रॉम 101 लाख 250 तक। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की ना स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है, बाई राइट स्टॉक एंड होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। सबसे पहले फंड मैनेजर कुछ अच्छे ग्रोथ बिजनेस ढूंढता है एंड अपने पैसे को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करता है इन स्टॉक्स में टू क्रिएट वेल्थ फॉर इन्वेस्टर। अगर फंड के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात करें तो फंड ने एक्सीलेंट रिटर्न दिए। लुक एट दी सम इंपॉर्टेंट नंबर। अगर सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स के बारे में बात करें तो फंड ने 21% के सीएआर से रिटर्न दिए हैं। अगर बीते 5 साल की में बात करें तो 22% से भी ज्यादा के रिटर्न दिए और 3 साल के टाइम पर फंड का 20% पर एनम का सीएजीआर रहा है। टू अंडरस्टैंडिंग पावर ऑफ फंड, अगर किसी ने 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी की होती फॉर 11 ईयर तो उसके फाइनल अमाउंट 45 लाख रुपए हो गया होता। तो इससे तो हमें पता चलता है कि फंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड में एक स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएटर के रूप में रहा है। बट रिसेंटली सिचुएशन बदल गई है। बीते 1-2 साल से ना फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं और बहुत सारे सिग्निफिकेंटली जो मिड कैप फंड है ना उनसे अंडर परफॉर्म किया है। इस सडन चेंजेस एंड अंडर परफॉर्म की वजह से ना बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ना पैनिक में आ गए एंड बट एग्जैक्टली इस फंड के साथ हुआ क्या? उसका सबसे बड़ा रीजन हाई कंसंट्रेशन पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी। मतलब जहां एक मिड कैप फंड में 60 से लेकर 100 स्टॉक्स होते थे टू रिड्यूस रिस्क एंड वॉलेटिलिटी, वहीं इस मिड कैप फंड में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में ना 25 से लेकर 30 स्टॉक्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। फंड मैनेजर ने ना कुछ हाई कन्विक्शन बेट लगाई है ऑन लिमिटेड कंपनीज। अगर ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से तब काम करेगी जब लिमिटेड स्टॉक्स पर जो बेट लगाई है अगर वो अंडर परफॉर्म नहीं आउट परफॉर्म करते हैं तो इस फंड के जो रिटर्न है ना बहुत ही आपको एक्सेप्शनल देखने होंगे। बट फंड ने ना कुछ 6 महीने 1 साल में बहुत ही नेगेटिव रिटर्न दिया क्योंकि जो उसके जो इन्वेस्टेड स्टॉक्स है ना जैसे परसिस्टेंट हुआ, कोफेज हुआ, पेटीएम हुआ, बहुत डीपली शार्पली करेक्ट हुआ है जिसकी वजह से ना फंड के जो रिटर्न है वो नेगेटिव में रहे। इसकी वजह से ना एंटायर फंड की जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत गिर गई है। एंड सेकंड रीजन हाई सेक्टर कंसंट्रेशन, जहां मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो सिग्निफिकेंट एलोकेशन कुछ सर्टेन सेक्टर्स में है जैसे टेक्नोलॉजी हुआ, फाइनेंशियल हुआ। जब इन सेक्टर्स में करेक्शन आएगा या जो इनकी जो ग्रोथ है वो स्लो होगी तो जो फंड की परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट होगी। एंड तीसरा रीजन है मार्केट करेक्शन। रिसेंटली अभी मिड कैप स्टॉक्स में एक अच्छा खासा करेक्शन आया है आफ्टर इज स्ट्रॉन्ग रैली इन प्रीवियस ईयर, जहां फॉरेन इन्वेस्टर लार्ज अमाउंट में इंडियन इक्विटीज को सेल कर रहे हैं जिसकी वजह से एक मार्केट में एक प्रेशर सा बना हुआ है। जब मार्केट करेक्ट है तो कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो वाले फंड है ना बहुत तेजी से गिरेंगे। बट कुछ चीजें ना इस फंड के बारे में हमें इन्वेस्टर को मिस नहीं करनी है, जैसे इवन थ्रो शॉर्ट टर्म में इस फंड की जो परफॉर्मेंस है ना आपको कमजोर देखने को मिले है। बट 3 साल एंड 5 साल के टाइम फ्रेम में ना फंड ने बेटर परफॉर्म किया हो इन इस मिड कैप कैटेगरी एंड कंसिडर वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर फंड इन इस कैटेगरी। दो फंड की ना जो शॉर्ट टर्म में ना जो परफॉर्मेंस है वो आपको वीक देखने को मिले ड्यू टू इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और हैवीली रिलाई ऑन 4 to 5 स्टॉक्स। जो फंड ने ना 4 से लेके 5 स्टॉक, जो टॉप के जो 5 स्टॉक में अप टू 40% तक की अपने अमाउंट को जो एयूएम को इन्वेस्ट कर रखा है, अगर वो स्टॉक्स ना अंडर परफॉर्म करेंगे उनमें आपको करेक्शन देखने को तो जाहिर सी बात है इस फंड की जो रिटर्न्स है ना वो भी नेगेटिव में जाएंगे, रिटर्न्स ना वीक देखने को मिलेंगे, जो इस फंड की ना परफॉर्मेंस वीक देखने को मिलेगी। ऑनेस्टली अगर मैं इस फंड के बारे में रिव्यू करूं तो इस फंड के साथ ना कुछ भी गलत हुआ है, बट जो इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टर है ना, उन्हें सिर्फ दो बातें बहुत ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि इस फंड ने ना एक हाई कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो रिस्क है, कुछ कन्विक्शन स्टॉक्स में अपनी बेट लगाई हुई, एंड सेकंड हाई वॉलेटिलिटी कंपेयर टू डाइवर्सिफाइड फंड, क्योंकि इस फंड ने ना बहुत ही कंसंट्रेटेड स्टॉक्स 25 से लेकर 30 स्टॉक्स में अपने पैसे इन्वेस्ट करके हैं, और जहां रिस्क ना वो बहुत ही बढ़ जाता है, क्योंकि ये फंड ना डाइवर्सिफाइड नहीं, इसका मतलब जो फंड आउट परफॉर्म करेगा ड्यूरिंग बुल रन, वहीं सेम टाइम में अंडर परफॉर्म भी बहुत तेजी से करेगा ड्यूरिंग मार्केट करेक्शन। अगर हम फाइनल कंक्लूजन मूव करें तो किस टाइप के इन्वेस्टर को ना इस फंड में पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर किसी इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टमेंट जो टाइम फ्रेम है होराइजन वो 7 से लेकर 10 साल है या लॉन्ग टर्म है 7 साल से ज्यादा है, तो इस टाइप के इन्वेस्टर को इस फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। या जो इन्वेस्टर वो मार्केट वॉलेटिलिटी को टॉलरेट कर सकता है, या उसे पता है कि वो 5 से 10% या 20% के करेक्शन को झेल सकता है, वो मेंटली प्रेशर नहीं लेगा, मार्केट से एग्जिट करना नहीं चाहिए, इस फंड से एग्जिट नहीं लेना चाहेगा, तो इस टाइप के इन्वेस्टर को ना इस फंड में कंटिन्यू रिमेन इन्वेस्टेड रहना चाहिए। एंड अगर कोई इन्वेस्टर बिलीव करता है कि मुझे हाई कन्विक्शन जो स्टॉक्स हैं अपने बेट तो की है, पर मुझे भी रिटर्न्स ना मेरे को भी उसी हिसाब से चाहिए, मेरे को रिटर्न्स भी ना उसी प्रकार से चाहिए, अगर जब ये कन्विक्शन जो स्टॉक्स है ना वो बहुत ही अंडर परफॉर्म नहीं आउट परफॉर्म करेंगे, तो रिटर्न भी इस फंड के उसी हिसाब से देखने को मिलेगी। दिस फंड इज नॉट सुटेबल फॉर शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर, जो चाहते ना मैं शॉर्ट टर्म के लिए 1 या 2 साल के लिए अपने इस पैसे को इस फंड में इन्वेस्ट करूं, उस टाइप के इन्वेस्टर के लिए ना ये फंड सूटेबल नहीं है, बिकॉज ये फंड ना हाईली वॉलेटाइल है, क्योंकि कुछ कन्विक्शन स्टॉक्स में ना कुछ कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो में ना इस फंड ने पैसे को इन्वेस्ट कर रखा है। दिस इज द रियल स्टोरी ऑफ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ना कोई बुरा फंड नहीं है, बिकॉज ऑफ इस फोकस स्ट्रेटजी सेक्टर कंसंट्रेशन आपको साफ अप एंड डाउन देखने को मिल जाता है शॉर्ट टर्म, बट लॉन्ग टर्म में ना ये फंड ना बहुत ही आउट परफॉर्म किया एंड कंसीडर वन ऑफ द बेस्ट मिड कैप फंड इन दिस कैटेगरी।